हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते कुछ अहम खबरों पर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी खत्म होने के इम्कानात। आसिफ जरदारी से वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अहम मुलाकातों के बाद बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात ना हो सकी। अपने लीडर को जेल से रिहा करवाने का ऐलान भी कर दिया। सुहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब होने पर वजीर आजम की टेलीफोन पर मुबारकबाद। तमाम सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार शहजाद इकबाल। इसके अलावा इंडिया अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया। अमरीकी सदर ने भारतीय वजीर आजम के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी। भारत में अपोजिशन ने ट्रंप के हालिया बयान पर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। क्या भारतीय हुकूमत ने अमरीका के सामने घुटने टेक दिए? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने बासर मुल्जिमान का मुल्क से फरार होने का खदशा जाहिर करते हुए दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील कर दी। इसकी भी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार शहजाद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी शहजाद, खबरें तो बहुत सारी हैं सियासी फ्रंट पे, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी आज जो हलचल रही अडयाला जेल के बाहर। और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने फाइनली वो जो न्यू सीएम मुंतखब हुए हैं केपी के, उनकी मुलाकात का दिन था आज। उन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन तमाम रिक्वेस्टों के बावजूद ऐसा भी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको शायद यकीन दहानी कराई थी कि मैं बताता हूं अगर आपकी मुलाकात हो सकती है कि नहीं। लेकिन खैर बहरहाल इन द एंड उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो ये मुश्किलात सुहेल आफरीदी को भी फेस करनी ही पड़ेंगी जैसे कि उनके पहले सीएम जो है वो फेस कर रहे थे। जी रबिया, बहुत ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब जब सीएम थे वो तो आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट से भी करीब थे, वफाकी हुकूमत के साथ भी उन्होंने एक अपना ताल्लुक रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो ये शिकवा करते नजर आए कि मुझे अडयाला जेल में अपने बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, क्रूशल मौकों पे भी नहीं दी जाती। तो मेरे ख्याल से सुहेल आफरीदी के आने के बाद ये कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं। इनफैक्ट यहां तो आपने देखा कि पहली मर्तबा ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, इंडिविजुअल ने नहीं, एक हुकूमत ने कहा कि हमारे सीएम मिलना चाहते हैं तो पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत जो है इसके इंतजाम करें, लेकिन इसके बावजूद मिलने की इजाजत नहीं दी गई। आज ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उन्होंने कॉल किया, सुहेल आफरीदी साहब को मुबारकबाद दी और कहा कि वफाकी हुकूमत मिलकर काम करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ, जो कि मेरे ख्याल से वक्त की जरूरत भी है ताकि जो दहशतगर्दी का मामला है उससे निपटा जाए। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने जवाब में ये कहा कि ठीक है, आप हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा करें, मैं बतौर सीएम मिलना चाहता हूं अपनी बानी से और उसके लिए इजाजत दी जाए। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको पूछ के बताता हूं, और उसके बाद भी वो मुलाकात हो नहीं सकी। तो अगर तो देखें, हमने खैबर पख्तूनख्वा जैसे मामला या टेररिज्म पर मिलके आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वरना फिर यही होगा कि टेररिज्म को भी पीटीआई इस्तेमाल करेगी और वो एक डेडलॉक का शिकार रहेगा। उससे नुकसान सूबे का होगा और पाकिस्तान की आवाम का होगा, पाकिस्तान की फोर्सेस का होगा। तो कहीं ना कहीं सियासी लचक दिखाएं, स्पेस मिलेगी उनको तो शायद वो इमरान खान से बेहतर कम्युनिकेट कर सकेंगे। वरना आपने देखा अली अमीन गंडापुर जिनके अच्छे ताल्लुकात थे, जब उनको स्पेस नहीं मिली, वो इमरान खान के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे थे तो उनको भी हटा दिया। अब उनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से ऑलरेडी थे, तो सेंस तो इसी में बनती कि उनको थोड़ी सी स्पेस दी जाती गंडापुर साहब को, वो थोड़ी सी स्पेस पीटीआई के लिए निकालते तो शायद वो टिके रहते। लेकिन शहजाद, स्पेस चले दे दे हुकूमत, जैसे कि आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये इशू है जिसपे जो है थोड़ी सियासी लचक दिखानी चाहिए। लेकिन सुहेल आफरीदी जैसे लीडर जिनके बारे में पहले से ही जो है ये खदशात हैं कि वो बड़े जो है वो मज़ामती लीडर है, ही वांट्स टू गो ऑल इन, अभी भी जो उन्होंने बड़ी फायरी स्पीच की कि इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है, वो अगर इस किस्म का रूम और स्पेस जो है वो उनको दिया जाता है, वो वहाँ से कोई मैसेज या पैगाम ये लेकर आते हैं कि आप फुल ऑन मज़ामत करें, आप धावा बोल दें, जैसे कि पहले अली अमीन जो है वो इस किस्म के बयानात देते रहे और फिर हमने देखा कि किस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे। तो ये स्पेस तो इस टाइम पे इसलिए भी नहीं दी जा सकती। तो ये खदशात तो है ना हुकूमत के। अच्छा देखिए, क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई कम फायरी स्पीचेस की थी? मुझे तो याद है नवंबर 26 से पहले उन्होंने कहा था, शायद लाहौर में खड़े होकर कहा था कि हम आएंगे और इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के ले जाएंगे, या पता नहीं इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे, हम जेलें तोड़ के ले जाएंगे। ये देखिए, ये सियासी बयानात देना एक तरफ है, ना अली अमीन गंडापुर उस हद तक जा सके, ना सुहेल आफरीदी उस हद तक जा सकेंगे। शायद उनकी दिली ख्वाहिश हो कि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और इमरान खान मेरे लीडर है तो ये मैं कर डालूं,
लेकिन जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हैं, सीएम की पोजीशन पे, तो आप एक हद तक ही जा सकते हैं। नवंबर 26 को भी अली अमीन गंडापुर साहब मान गए थे संजानी पे रुकने के लिए, लेकिन उस वक्त क्योंकि बुशरा बीवी साथ थी, उन्होंने पुश किया, फोर्स किया कि आप इस्लामाबाद चले। तो जो एक आईनी पोजीशन होती है उसमें आपने सीसीआई के इजलास भी अटेंड करने हैं, वफाकी हुकूमत से भी ताल्लुक रखते हैं। अगर लेट्स सपोज कि कल इस दहशतगर्दी के मामले पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया जाता है और उसमें वफाकी नुमाइंदे होते हैं, अफवाज के लोग होते हैं, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर को भी बुला लिया जाता है कि चले हमें दहशतगर्दी पे बात करनी है, तो आपको क्या लगता है सोहेल आफरीदी वहां बैठ के ये कहेंगे कि नहीं मैं मुजाहमत करूंगा, मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा? तो ठीक है, उनकी एक पॉलिटिकल ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसमें उनकी बड़ी लिमिटेशंस हैं। लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि इमरान खान जो चाहते हैं कि मुजाहिमत की जाए या ऑपरेशन ना किया जाए, वो उनकी ख्वाहिश है, और उसीलिए उन्होंने एक रिप्लेस किया है गंडापुर को सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर। लेकिन उनकी उम्मीदों पे वो कितना पूरा उतरेंगे, ये मेरे ख्याल से आने वाला वक्त खुद ही बता देगा। ठीक जी जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। आपने भी कहा कि वो अगर सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठते हैं तो वो कैसे कह सकेंगे ये बातें सारी अभी कह रहे हैं। तो आपको लगता है ना कि इमरान खान साहब जो है उनसे यही एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप यही बातें करेंगे वहां पे? और गंडापुर साहब पे तो यही शिकायत थी जो आप भी बता रहे हैं कि शायद गंडापुर साहब एक स्टेज पे आके जब आप गवर्नेंस में जाते हैं तो पता चलता है भाई इतना आसान काम भी नहीं है, जितनी आप बहर बैठ के गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको आपने डील करना होता है। सो ये अफरीदी साहब जो हैं तो इनको तो गुफ्तगू करनी पड़ेगी वहां पर मीटिंग्स में। वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो वहां पे कैबिनेट बैठी है, आर्मी चीफ बैठे हैं, सिक्योरिटी के अफसरान बैठे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो खान साहब भी फिर यही कहेंगे देखें हमारा नया बंदा जो कंप्रोमाइज हो गया। इसलिए तो उन्होंने इनको पिक किया है कि गंडापुर साहब जो है वो ढीले पड़ गए थे। जी कासिम साहब किस हद तक बात कर लेंगे? देखिए ये तो कहना इम्पॉसिबल है किसी का कि टीटीपी के लोग आकर अगर चेक पोस्टों पे हमला करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, आर्म फोर्सेस को मारते हैं, तो उनके खिलाफ आप कोई एक्शन ना लें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, एक बात है जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत भी कर रही है, जिसपे सब ऑन बोर्ड है कि अगर लॉन्ग टर्म आपको इस मसले को हल करना है तो टीटीपी से नहीं, लेकिन अफगान तालिबान से बात करनी पड़ेगी कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। और अभी आप देख रहे हैं कि दोहा के हवाले से खबरें आ रही है कि वहां पे पाकिस्तानी वक्त भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा, और आखिर में बातचीत से ही मामला हल होता है। हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देख लें, वो उसका एंड तो बातचीत से ही होता है। लेकिन जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी जो कर रहा है, उनके साथ तो बातचीत नहीं हो सकती ना। और माजी में जब भी हुई है, हमने देखा पीटीआई के दौर में कहा कि उनको रीसेटल करेंगे, पीडीएम के दौर में जब शहबाज शरीफ साहब थे तो डायरेक्टली जो टीटीपी के सरबराह नूर वली, उनसे बैठ के पाकिस्तान के वक्त ने मुलाकात की, अफगानिस्तान में मुज़ाकरात किए कि टीटीपी को रीसेटल करते हैं। क्या नतीजा निकला उसका? माइनस माइनस ही था ना, सारा कुछ नुकसान ही हुआ, उससे कोई फायदा तो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर वो किसी ऐसी मीटिंग में उनको मदऊ किया जाता है तो वो एक मुश्किल पोजीशन में होंगे कि इमरान खान का मौकिफ में किस हद तक रखूं वहां पर, और जो मेरे सामने लोग बैठे हैं उनकी बात किस तरह मानूं। तो ये तो अब एक क्लियर हो चुका है कि अफगान तालिबान टीटीपी साथ हैं, और वो अगर पाकिस्तान पे कार्रवाइयां कर रहे होंगे तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप अफगानिस्तान की हुकूमत से, जो भी उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है, उनसे बातचीत करके इस मसले का हल निकाल सकते हैं, कोई सालिस बीच में पड़ सकता है, तो वेल एंड गुड है। अच्छा, अभी रबिया ने आपसे वो सवाल में भी कहा कि जो उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब ने बात की कि शहबाज शरीफ साहब का फोन आया था मुझे मुबारकबाद देने के लिए, और जब मुलाकात की बात की तो उन्होंने मैं पूछ कर बताता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किससे पूछ कर बताना होता है? आपका ख्याल है कि उन्हें जरूरत पड़ेगा पूछ कर बताना? अब देखिए, इसका जवाब तो आपको भी पता है कि किससे पूछ के बताना होता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा भाईजान, मैंने आपको सवाल किया। ठीक है, आप मेरी तरफ ना रो रहे, आप बताएं सर। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे थे कि क्योंकि अडियाला जेल पंजाब में है और पंजाब की वजीर आला जो है वो मरियम नवाज साहिबा है, तो मैं मरियम नवाज साहिबा जो उनकी बेटी की तरह है, जो उनकी बेटी की तरह है, वो खुद कहते हैं वो मेरी बेटी की तरह है, तो बेटी से पूछने में कितनी देर लगती है सर? घर वाली बात है। जी, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि बेटी ने इजाजत ना दी हो, भती ने इजाजत ना दी हो, इसलिए वो मुलाकात नहीं हो सकी। मतलब क्लास साहब, आई मीन फ्रैंकली हमें सबको पता है कि अडियाला जेल के मामला जो है ना शहबाज शरीफ साहब मैनेज करते हैं, ना जो है वो मरियम नवाज साहब मैनेज करती हैं। इस मुल्क में बहुत सारे, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब तो ओपनली कहते हैं कि हाइब्रिड रिजीम है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे टास्क जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है कि कैसे चीजों को डील करना है। तो मेरे ख्याल से पब्लिकली खुद आके स्टेटमेंट जब वजीर दे रहे होते हैं तो फिर हमें भी एक बात करने का इसमें मौका मिलता है। तो ये आपको पता है मामला वहीं से होते हैं, वरना शहबाज शरीफ साहब का ये कहना, मुझे नहीं पता ये कोट अनकोट हम बात करें, सोहेल आफरीदी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछ के बताता हूं। तो बजाहिर ऐसा लगता है कि इजाजत नहीं मिली, लेकिन अब इतलात ये है कि आज भी वो इस्लामाबाद में क्याम कर रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, और कल मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर कि सोहेल आफरीदी को इजाजत दी जाए इमरान खान से मिलने की।
अच्छा सर, इमरान खान साहब का बयान आया है जेल से, बड़ा इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा जनाब कि मुझे पैरोल पे आप रिहा करें, मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामला ठीक कर सकता हूँ, बातचीत करा सकता हूँ और इशू ये हल हो जाएगा। हाउ डू यू सी दैट ऑफर के एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इस ऑफर को सीरियस लेगी, या उनके नाकदीन कह रहे हैं कि खान साहब हर कीमत पर बहर आना चाहते हैं, आजादी लेना चाहते हैं, तो लिहाजा वो जंग का वो समझते हैं एक बेहतर एक्सक्यूज है कि मुझे बाहर निकाला जाए तो मैं फिर बातचीत करा सकता हूँ। ये अलहदा बात है कि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, और प्रेस रिलीज भी आया था उनका पिछले साल मेरा ख्याल है कोर कमांडर मीटिंग से। वो तो इमरान खान साहब के मसाइल का जिम्मेदार समझते हैं, ये टीटीपी का, तालिबान का, अफगानिस्तान का, कि आप जो है आपके दौर में जनाब बाजवा साहब थे, जनाब फैज थे, साहब ने मिलकर 35-40 हजार जो आप बैटल हार्डेंड तालिबान लेकर आए थे, तो आपने उनको एनकरेज किया, आपने, और आपकी वजह से ये सारी जो है ये दहशतगर्दी फैली। एस्टेब्लिशमेंट फौज तो इस तरह देखती है, तो उन्होंने खुद प्रेस रिलीज में भी कहा हुआ है। खान साहब कहते हैं मैं मुझे रिहा करें तो मैं आपका मसले हल कर सकता हूँ। डू यू थिंक ये एक सीरियस ऑफर है और इसको सीरियसली लिया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और तालिबान भी मान लेंगे इनकी बात? रऊफ साहब, एक तो ना हुकूमत ना एस्टैब्लिशमेंट का कोई इरादा इस वक्त है इमरान खान को बाहर आने देने का। और अगर होता भी, अगर लेट्स सपोज कहीं होता भी कि इमरान खान को बाहर ले आते हैं, तो मेरे ख्याल से इस ट्वीट के बाद जिसमें वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि फौज नाकाम हो चुकी है और फौज माजी में भी नाकाम होती रही है स्टेबिलिटी लाने में, लिहाजा आप मुझे निकालें और मैं फिर अफगानिस्तान से बात करूंगा। यानी कि अगर कोई इम्कान होता भी उनके बाहर आने का, तो इस ट्वीट के बाद तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि वो क्या रहे हैं कि आप नाकाम हो गए, आप मुझे मौका दें और मैं कामयाबी की तरफ आपको लेके जाऊंगा। तो आपको क्यों लगता है कि ये रिजीम इस वक्त कोई ऐसा मौका देती इमरान खान साहब को कि ठीक है हम नाकाम हो गए और आप बाहर आके जो है मामला हल कर लें? तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो उन्होंने क्यों कहा है, बट उनका अगर आप पूरा ट्वीट पढ़े उसमें से कहीं से कोई डील या कहीं से कोई ऑफर वगैरह की तो मेरे ख्याल से वो पेशकश नहीं कर रहे हैं। वो तो कसूरवार ठहरा रहे हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को, और आगे लिख रहे हैं कि आप अभी भी नाकाम नहीं। ये पेशकश तो वो कई दफा कर चुके हैं, अब इसमें तो ये शराब पैसी को नई बात नहीं है। पेशकश तो मैनी टाइम्स ट्वीट्स पे भी की है, उनकी पार्टी ने भी की है, उन्होंने मीडिया से टॉक करते हुए अगले नहीं बातचीत कर रहे। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा था, जनाब एक बंदा बता दें जो आपके पास कोई पेशकश लेकर आया हो कि हम आपको बाहर भेज रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, एक बंदे का नाम ले। सो ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने तो कभी पेशकश की नहीं, हमने तो कभी राब्ता नहीं। खान साहब खुद ही कभी पेशकश कर देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं, कभी कमेटी बना देते हैं, कभी अच्छा साहब को मुकर्रर कर देते हैं, कभी 8-10 रुकनी कमेटी बना लेते हैं। तो वो कहते हैं हमने तो कभी ऑफर ही नहीं की, और खान साहब ने 10 दफा पेशकश पहले भी की हुई है। मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये ट्वीट है ना, उससे तो कहीं कोई दरवाजा उनके लिए खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और किस सेंस में उन्होंने ये बात कर दी है पैरोल पर मुझे रिहा कर दे, क्योंकि ऐसा कोई होने का ना इम्कान है, ना इस ट्वीट के बाद उसके और कोई इम्कानात रोशन हुए। तो मुझे नहीं पता किस उसमें किए उन्होंने, क्योंकि इस वक्त तो कोई ऐसी लचक नहीं है। इनफैक्ट इस ट्वीट में 2-3 कंट्रोवर्शियल उन्होंने बातें की जिसपे अब हुकूमत एक्शन लेने जा रही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत दावा कर रही है कि 4 टीएलपी के लोग जो है वो मारे गए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो पिछले हफ्ते से हो रहा था, लेकिन टीएलपी का दावा है कि 400 से 600। अब ये स्टेटमेंट वैसे तो वो टीएलपी पे डाल के कर रहे हैं कि टीएलपी ये दावा कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बताया होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा फेक मवाद है, ऐसी ये बहुत ही हाईली एग्जैजुरेटेड नंबर है। तो टीएलपी का क्लेम करके भी अगर एक इतना बड़ा लीडर अपने ये उसी तरह का नंबर तो नहीं है जिससे मैं समझता हूँ हमारे पीटीआई के दोस्त नाराज हो जाते, उसी तरह का नंबर तो नहीं है। लतीफ खोसा साहब ने दिया था कि 368 या 400 के करीब। उन्होंने कहा कि यहाँ इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पे 22 लाशें गिर गई थी, और बाद में वो 12 पे आ गए थे। ये वही वाली बात है, कलीन का सौदा जो होता है ना, वो 10,000 से शुरू। मसला क्या होता है, होते 500 की भी जान जाए ना, किसी एक इंसान की भी जान की बहुत अहमियत है, वो जाए अफसोसनाक है। लेकिन जब आप ये एग्जैजुरेटेड नंबर्स देते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप अपना केस खराब करते हैं, क्योंकि वो साबित करने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं है। अगर आपके 3-4 लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो मारे गए हैं, बड़े अफसोस की बात है, और इसका हल निकालना चाहिए रियासत को, हुकूमत को, टीएलपी को खुद भी मिलकर के कैसे करना चाहिए। लेकिन ये एग्जैजुरेशन करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही होता है। तो मेरे ख्याल से अब इस पे तो वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ पीका के तहत एक्शन भी लेने जा रही है। तो इस पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शहजाद इकबाल हमारे साथ ही मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और सीनियर तज्जियाकार शहजाद इकबाल जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये बताइएगा, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है सुहेल आफरीदी का, बड़ा जश्न मना रही थी पीटीआई, कह रही थी कि बड़ी ज़बरदस्त चाल जो है वो चली है खान साहब ने, अब इसके बाद देखिएगा जो है वो सब कुछ जो है बदल जाएगा। लेकिन अभी हम जैसे बात करें, और फिर ये भी फैक्ट कि उनके पीछे जो है वो सारी सीनियर क़यादत खड़ी है, कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है जैसे अली अमीन के टाइम पे जो है वो देखी गई थी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट,
सुहेल आफरीदी अगर इस किस्म की मज़ामत जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट द ऑपरेशन, या अगर रियासत ये फैसला करती है टीटीपी के अगेंस्ट ऑपरेशन करती है, अगर वो ये सब नहीं कर पाएंगे और बीइंग अ सीएम उनकी और बहुत सारी जिम्मेदारियां, उनको साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो फिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो अली अमीन नहीं कर पाए और सुहेल आफरीदी कर पाएंगे? जी देखिए, शायद इंटेंशन ये हो कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बहुत ज्यादा वफाकी हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट की बात सुन रहे हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब आके ये डिलीवर कर देंगे, ऑपरेशन को रुकवाने में वो कोई किरदार अदा कर देंगे। बातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा। कल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे कि ऑपरेशन बंद कर दो, तो क्या फौज और वफाकी हुकूमत ऑपरेशन बंद कर देगी? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस। तो इसमें तो देखिए दोनों को साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी ना कि मसले का हल क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल है कि अगर इनको लगा दिया है और इमरान खान के अहकामात है तो कल जो है वो क्या करेंगे, पुलिस को खड़ा कर देंगे बॉर्डर पे कि अब कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक सियासी बात है। अली अमीन गंडापुर साहब के और भी मसाइल थे जिसका आपने भी जिक्र किया ना कि पार्टी में ग्रुप बंदी बहुत हो चुकी थी। 2 मिनिस्टर्स को उन्होंने कैबिनेट से हटाया जो कि असद कैसर और शराम तरकई के भाई थे, उनको हटाया, ये एक मसला था। फिर बुशरा बीबी, अलीमा खान, दोनों अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हो गए थे। फिर एक और पीटीआई के जराये ने मुझे ये बताया कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात में ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर हर थोड़े मरतबा आके मुझसे ये कहता है कि आपको जल्द रिहा कर दिया जाएगा। 1.5 साल हो गया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आखिरी मीटिंग में तो अली अमीन गंडापुर ने खुद कह दिया था कि आपका जो सोशल मीडिया या आपकी बहनें जो बात करती है उससे 1-1.5 साल तक तो आपकी राय नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इमरान खान के लिए अली अमीन गंडापुर की अफादियत खत्म हो चुकी थी। वो एस्टैब्लिशमेंट से करीब होने के बावजूद भी कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, ना पीटीआई के लिए स्पेस निकाल पा रहे थे, ना इमरान खान के लिए स्पेस निकाल पा रहे थे। मेरे ख्याल से ये वजह थी, सिर्फ ऑपरेशन नहीं था। और अगर सिर्फ ऑपरेशन होता तो मेरे ख्याल से इमरान खान को भी पता है कि ठीक है सुहेल आफरीदी शायद बेहतर स्टांस ले ले, लेकिन क्या इससे हुकूमत या फौज बैकफुट पे चली जाएगी, पीछे हट जाएगी, ये होता तो नहीं नजर आ रहा। जी जी मैं थोड़ा सा उसमें अभी तक ना वो इंट्रीग हूँ उस इमरान खान साहब की जो ऑफर है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफर के मुझे पैरोल पे रिहा करें। हम जस्ट एक अज्यूम करते हैं कि जब पाक भारत इमरान खान साहब के दौर में मेरा कल फरवरी में जब हमारी एरियल बैटल हुई थी, अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में थे या होते, मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं याद कि मेरा ख्याल उसी वक्त शायद वो जेल में थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या शायद बाहर थे, सॉरी जेल में थे जी, वो नहीं है। वो इनको अभी मेरा ख्याल है राणा साहब थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे या लंदन चले गए थे। वो जेल में है और पाकिस्तान इंडिया की वार शुरू हो गई है, तो वो इस तरह का बयान देते हैं नवाज शरीफ साहब जनाब के मेरे जो है मोदी साहब से वर्किंग रिलेशनशिप या जाती तल्लुकात जो है प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे रहे हैं। बल्कि वो तो वहां पे उसमें रेवेंट भी आए थे, शादी पे भी आए थे, साड़ियां भी लाए थे, बिरयानी भी कही थी, तोहफे तहफ भी थे। मैं भी उनकी ये ओथ टेकिंग पे गया था, वो भी आए थे मिलने के लिए। तो मुझे आप जब पैरोल पे रिहा करें, मैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई टचअप कराता हूँ, कोई मामला ठीक कराता हूँ। खान साहब ये उनको मौका देते कि वो जेल से बह रहे हैं और पैरोल पे रिहा होकर मुलाकातें करें और इस तरह की पीस डील या सीज फायर या व्हाटएवर मामला को हल करें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ना इमरान खान उस वक्त कोई ऐसी इजाजत देते कि आप आए और बात करें मोदी से और हीरो बन जाए, मतलब जेल से निकाल के उनको बाहर भी लाए और हीरो भी बनवा दे कि आपने मोदी साहब से डील करके मामला को हल करा दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये इस ऑफर को कोई एंटरटेन करेगा, या मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये ऑफर कैसी है। क्योंकि अगर आप पूरा ट्वीट करें उस पर तो पता नहीं वो बहुत सारी ऐसी बातें करें जो कि हम टीवी पे बैठ के नहीं करते, जिसमें वो पूरी एस्टैब्लिशमेंट को जो है मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये ऑफर नहीं हो सकती ना। ऑफर में तो आपने कहीं ना कहीं कंसीड करना होता है, कोई रिकंसिलेटरी टोन होती है। इसमें तो सारा ब्लेम गेम ही है, इल्जामात ही इल्जामात है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक बात कर दी है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको एंटरटेन दूसरी साइड करेगी। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई रद्दी बराबर भी इम्कान होता कि हाँ चले इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे खान साहब को निकाल देते, तो वो भी इस ट्वीट के बाद खत्म हो गया है। क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि वो दूसरे को जेल से बाहर निकाल के हीरो बनने का मौका दे कि आप इस मसले को हल कर दें। अच्छा ये बताएं, ये शहजाद के ये जो खान साहब है कि वो जो ट्वीट्स की बात कर रहे हैं या उनकी पार्टी की लाइन भी हम देख रहे हैं, क्या खान साहब जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को ये जनरल बाजवा साहब समझ के डील कर रहे हैं कि उन्हीं के खिलाफ उन्हें पता था कि बाजवा साहब पे हिट किया, उनको तकरीरें की, मीर जाफर मीर साहब ट्वीट्स किए, प्रोग्राम किए, तकरीरें की, सब कुछ हुआ, हम सब जानते हैं। इसके बावजूद वो जनरल बाजवा जो है उनसे खुफिया मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए थे, जो उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब की उसमें की, ऐवान सदर में की थे, जहाँ इमरान खान साहब और जनरल बाजवा जो खुफिया मिले थे। तो खान साहब को स्ट्रेटेजी ठीक लगती है कि यहाँ कैरेट एंड स्टिक रखो, कि एक साइड पे दबाव बढ़ाओ, गाली दो,
उनको उनके खिलाफ या ट्रेंड करवाओ, मीर जाफर मीर सादिक कहो, 71 वाली बात करो, उनका मुवाजना जो है जनरल उनसे करें जो उस वक्त के मिलिट्री जनरल थे हमारे याया खान साहब से करें। और ये सारी चीजें करने के बाद जैसे जनरल बाजवा को राजी किया था कि वो खुफिया मुलाकात पे तैयार हो गए थे ताकि खान साहब भी मेरे को कैंपेन चलाए हुए, इसको कमजोर किया जाए, इनको रोका जाए, चले कोई इस बहाने थोड़े से उनको उनके साथ बेहतर तल्लुकात हो सके। वो यही एक्सपेक्ट करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से कि ये भी उसी तरह दबाव में आके बातचीत करेंगे, लिहाजा वो रोजाना की बुनियादों पर पेस जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। या जनरल बाजवा से ये मुख्तलिफ हैं, जनरल आसिम जो हैं वो इस मामले में कोई बातचीत नहीं कर रहे, कोई मुलाकातें कहीं से वो नहीं। तो खान साहब की स्ट्रेटेजी जो है इसको आप कैसे देखते हैं? एक कैरेट एंड स्टिक है या स्टिक की स्टिक है सारी? क्लासेस साहब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्ट्रेटेजी तो उनकी यही है कि दबाव बढ़ाओ और कहीं से रास्ता निकालो। लेकिन हमारे सामने ये पिछले 1.5-2-2.5 साल से ये मामलात हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि आपने सही निशानदेही की, जब भी हम देखते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे तो उसमें ऑब्वियसली पर्सनालिटीज मैटर करती हैं। और जनरल बाजवा साहब की और आसिम अली साहब की जो पर्सनालिटी है वो बजाय बिल्कुल डिफरेंट लगती है। न सिर्फ पर्सनालिटी बल्कि अब इदारे की पॉलिसी बिल्कुल बहुत चेंज हो चुकी है। तो इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये शायद उसकी वजह ये तो नहीं है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसकी वजह ये तो नहीं है कि जनरल बाजवा को तो इमरान खान ने एक्सटेंशन दी हुई थी, सो वो अब्लाइज भी थे, खान साहब को भी अपर हैंड था। और यहाँ पे इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को उसको DGISI के ओहदे से हटाया हुआ था। सो देयर वर टू डिफरेंट ये इंस्टांसेस थे कि एक को आपने अब्लाइज किया है, दूसरे को आपने वो किया हुआ है, उसको डिसमिस किया हुआ है, हटाया हुआ है वहां से। ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली अभी जो रिजीम है उसमें तो वो एक मुस्तहकम है अपने फैसले पे। मतलब ये ट्वीट्स उनको बॉदर कर सकती है, लेकिन इस हद तक बॉदर नहीं कर रही कि उसकी वजह से वो बैकफुट पे जाके अपने जो भी उनका लाइमल है वो भी आदी हो गए, मेरा ख्याल है वो भी आदी हो गए। जनरल बाजवा साहब के तो आप अगर देखें ना, क्लासेस साहब जब वो शुरू में आए थे वो खुद कहते हैं कि मैंने तो बड़ा नून लीग के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करने की कोशिश की थी, डॉन लीग्स पे भी उनको सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में क्योंकि उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसमें जो हमारी डिमांड थी उसको नहीं पूरा किया गया, इसलिए ताल्लुकात बिगड़े। तो यानी खुद वो कहते हैं कि उनके नून लीग से ताल्लुकात खराब थे। फिर ये भी हमारे सामने है कि नून लीग से ताल्लुकात खराब पहले अच्छे थे, फिर खराब हुए और PTI से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। फिर हमने ये भी अपने दौर में देखा कि PTI से ताल्लुकात खराब हुए और PDM हुकूमत में आ गई। फिर जैसे भी आपने कहा कि PDM हुकूमत आ गई, लेकिन फिर भी इमरान खान से बात कर रहे थे और इमरान खान कह रहे थे कि जनरल बाजवा उस वक्त तक रह जाए जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता। तो जनरल बाजवा साहब ने अपनी पोजीशन बहुत मर्तबा बदली है, ये तो हमारे सामने ही है ना। तो ऑब्वियसली उनकी पर्सनैलिटी और इस वक्त जो है उसमें बड़ा फर्क है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से डिटेल में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे जो है वो बात कर लेते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा वेडनेसडे के रोज़ के इंडिया ने ये कंफर्मेशन दी है कि वो रशियन ऑयल जो है वो उसकी परचेजिंग जो है वो बंद कर देंगे। हाउएवर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रिपोर्टेडली कहा है दैट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी फ़ोन कॉल और जिसमें ये बात हुई हो प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के दरमियान। लेकिन इन मामलात को लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। क्लासा साहब एक दफ़ा फिर जो है वो मोदी जो PM मोदी जो हैं वो ही इज़ इन हॉट वाटर्स, एक दफ़ा फिर जो है उन पे तनकीद की जा रही है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने जो है वो तो बल्कि पॉइंट बाय पॉइंट बताया है कि किस तरह मोदी जो है ही स्केर्ड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप राइट नाउ। तो बड़ा अहम इशू भी है और जो पाकिस्तान का भी इससे बड़ा लिंक बनते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी लर्निंग भी है पोलिटिकली तौर पर कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये मिसालें दी जा रही थी। इंडिया में हमारे दोस्त है कुछ, वो बड़े हमें फखर से कहते थे, मैं उनको एक क्लिप भेजूंगा वैसे अपनी गुफ्तगू का, दोस्त है मेरे, वो कहते देखें कि हमारे यहाँ जो है ना इंडिया बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हम अपने मफादात देखते हैं, हम एक बड़ी पावर हैं, हम एक बड़ा हिंदुस्तान है और हम हैं दूसरे लफ्जों में, और हम किसी के कहने पे डिक्टेशन पे नहीं चलते। मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि हम डिक्टेशन पे नहीं चलते कि हमें अमेरिकन कहेंगे, यूरोपियंस कहेंगे या कोई और मुल्क कहेगा यूक्रेन पे हमारे साथ खड़े हो, जो रशिया को आप उसकी कंडेमनेशन करो या तेल ना खरीदो, हम अपने मफाद में फैसले करेंगे। उनका मतलब ये था, कहा तो नहीं है मेरा दिल रखने के लिए, कि आप लोग अपने मफादात पे नहीं खड़े होते। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है ना मफाद पे खड़ी होती है, ईगो पे खड़ी होती है, अपनी ब्रावडो को देखती है और अपना सेल्फ इमेज देखती है कि जनाब ये ना समझा जाए कि हम दुनिया में हम कम है, तो मुझे वो थोड़ा सा कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे दोस्त है। लिहाजा मैंने कहा चलेंगे आप अपने मफादात को आप अपने तरीके से हल कर लें, हमें जो लगता है जो मतलब है हमारा अपना स्टाइल है, निमे
गुजर जाएं या जो भी हम कर सकते हैं, हम अपने उस मफाद को देखेंगे। अब मैं ये देख रहा हूं, जो वो हमें बता रहे थे कि इंडिया जो है वो किसी का आगे झुकता नहीं है, इंडिया बैंड नहीं करता, इंडिया कंप्रोमाइज नहीं करता, इंडिया बहुत बड़ी पावर है, दुनिया हमारे पास बिजनेस लेने आती है क्योंकि हमारे पास 30-40 करोड़ की बताया जाता है मिडिल क्लास है, 1.5 अरब की आबादी है, 700-800 बिलियन डॉलर के हमारे रिजर्व है, हमारा आईटी का इतना बड़ा सेक्टर विच इट इज, इसमें कोई शक नहीं। 1.25 लाख से ज्यादा तो उनके यहाँ पे आपने तक H1B वाले उनके लड़के जो हैं वो वीजा लेते हैं और उनको मिलते हैं, नो डाउट उनकी काबिलियत पे, उनके एक्सपोर्ट पे, उनके पूरे बिजनेस पे, वट जो भी है। तो उनका एक इमेज का मसला था। और मोदी साहब क्योंकि पॉपुलर लीडर हैं जी, पॉपुलर लीडर कभी भी अपनी पॉपुलैरिटी को 19-20 होने को अफोर्ड नहीं करता, उसे जंगें लड़नी पड़ेंगी। पाकिस्तान से जंग उन्होंने क्यों लड़ी थी? इसलिए लड़ी थी ना कि जनाब के एक पॉपुलर एक लीडर है कि वो 56 इंच की छाती, और मोदी साहब किसी से नहीं डरते। वाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने जंग नहीं की थी, सोनिया गांधी साहब नहीं कर सकी, मनमोहन साहब नहीं कर सके, ये सारे जो है पाकिस्तान को अपीज करते थे। इन्होंने मिथ तोड़ दिया, इन्होंने कहा नहीं जनाब हम जो है पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और जाकर लड़ाई भी करेंगे, जहाज भी गिराएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने जो हाइप क्रिएट करने के बाद अपना इमेज, ताकि वोट ना खराब, वही मसला है, वोट ना खराब, वोट नहीं आपका खराब होना चाहिए, मुल्क खुदा ना खास्ता होता है हो जाए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान से भी जंग की, इसीलिए कि पॉपुलर लीडर के तौर पर। अब नतीजा उसके सामने, जिसकी वजह से उनको रिपरकशन चाहिए, 7 जहाज गिराए गए। आप और मैं, मतलब हम कहे ना कहें, वो उन्होंने तो छेड़ बनाई हुई है। इतना तो पाकिस्तानी नहीं बताते किसी को भी हमने आपके जहाज गिराए थे, जितना ट्रम्प साहब बताते हैं। हाँ। और ट्रम्प साहब की बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, और है वो ये नहीं कहते किसके जहाज गिराए गए हैं। हाँ। मजे की चीज हाँ। वो कहते हैं, वो ज्यादा वो कहते हैं ना, रब सॉल्ट इन द वुंड्स। वो कहते हैं भी पाक भारत जंग में 7 जहाज गिराए गए थे। रेस्ट ही लीव्स टू द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। वो जो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि खुद ही अंदाजा लगाओ किसके गिरे हैं, वो किसके ले रहे हैं। वो हर दफा कह रहे हैं 7 जहाज गिराए गए, ये नहीं बताएंगे पाकिस्तान के गिराए गए हैं या इंडिया के गिराए गए हैं। He leaves it to everyone's guess or imagination because he knows that के लोगों को पता है। हाँ। अब ये चीजें सारी उनको हल करती हैं। अपने इमेज तक तो खड़े, कितना सा खड़ा रह सकते? 50% आप पे उन्होंने वो लगा दिया, उन्होंने पहले 25 किया, फिर उन्होंने 50 किया, फिर अभी उन्होंने कहा जनाब कि आपके लड़कों के जो वीजे हैं उस पर उन्होंने वो फीसें रख दी। डिमांड एक थी कि रशिया से ऑयल आप खरीदना बंद करें। इंडिया ने हमेशा नॉन अलाइन अपने आप को रखा है, मूवमेंट नेहरू साहब के दौर से, कि हम किसी के साथ नहीं, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारे ऊपर ये जवाब लगता था कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं, हम वेस्टर्न कैंप में खड़े हुए हैं। हम वहां पे सोशलिस्टिक जो ब्लॉक्स हैं लेड बाई मतलब रशिया वगैरह जो थे, रूस थे, यूएसएसआर, तो वो कहते थे यहाँ पे इंडियन जो है, नेहरू साहब की जो पॉलिसी थी कि हम किसी के साथ नहीं, हम सबके साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। अब वो पॉलिसी उनको वो उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने कहा नो वे, अब ट्रम्प इज अ डिफरेंट बॉल गेम। हाँ। उसने कहा मुझे आपका स्ट्रेटेजी है कि डेप्थ है, इंटरेस्ट है, हम चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। हाँ। हम तो आपको चाइना के अगेंस्ट आपको खड़ा कर रहे थे, आप तो पाकिस्तान के साथ ही जंग नहीं कर सके, अपने साथ जहाज गिरवा बैठे। अब ये सारी एम्बैरेसिंग चीजें हैं। सो मोदी साहब, अब आप नोट करें जो पाकिस्तान में ताने दिए जाते हैं ना यहाँ पे, कि शहबाज शरीफ साहब सलूट कर रहे थे, खुशामदीद कर रहे थे, उनको ट्रम्प को खुश कर रहे थे, नोबेल प्राइज दे रहे, जरा आप उनका देखें जो ये सारे काम नहीं कर रहे थे। अब ट्वीट था, दोनों पाकिस्तान और इंडिया की जो उनका कहना है कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो दोनों इस वक्त एक एक्सट्रीम पे नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फ्लैटरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, अपीसमेंट की तरफ जो है उनकी पॉलिसी है विद ट्रम्प, जबकि मोदी जो है वो पेशेंस से अभी बैठे हैं और पेशेंस उनकी इस वक्त पॉलिसी है इन डीलिंग विद ट्रम्प। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आपने एक लफ्ज यूज किया अपीजमेंट। अपीजमेंट पाकिस्तान नहीं कर रहा। अच्छा। मान लिया वो ठीक कह रहे हैं, हम फ्लैटरी कर रहे हैं, मान लेते हो मैं कह रहा हूं हाँ जी हम फ्लैटरी कर रहे हैं, फेयर एनफ। अपीजमेंट इस वक्त मोदी साहब कर रहे हैं, उनकी ये ट्रम्प साहब की वो कर रहे हैं। ये ट्वीट जिस तरह के कर रहे हैं ना, ये अपीजमेंट होते हैं। अगले बंदा नाराज है आपसे ना, उसको खुश करने के लिए उसकी थोड़ी तारीफें शरीफें मुबारकबादें, आना जाना, थोड़े से फूल शूल भेज दिए, कोई टेक्स्ट कर दिया, इस तरह की चीजें मतलब हो रही हैं, ट्वीट हो रहे हैं, सो वो अपीजमेंट कर रहे हैं। हमारी साइड में मान लिया जनाब खुशामद हो रही। पेशेंस क्या होता है? पेशेंस का नतीजा तो हमने देख लिया है कि जनाब के वो आ गए हैं उनकी टर्म्स एंड डील्स पे, जो उनसे ट्रम्प सब करवाना चाहते थे करवा लिया है। पेशेंस तो ये होता है आप रिफ्यूज करें ना, रिफ्यूज तो नहीं हुआ ना, फिर स्टांस 6 महीने लिया है आपने, वेट किया है कि अमेरिका हमारे साथ कोई डील करेगा। अमेरिका तो अपने वो बढ़ाता गया है, आपके लिए पनिशमेंट बढ़ाता गया, आपको आइसोलेट करता गया। इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती है? बिजनेस डील को छोड़ दें, मैं कहता हूं सैंक्शन छोड़ दें,
आप उनको 50% भी वो जीरो पे ले जाते हैं, सब कुछ बहाल हो जाता है। बट व्हाट अबाउट दो 57 रेफरेंसेस के साथ जहाज गिराएगा? इंडिया के लिए इससे बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं हो सकती कि उनको ये बताया जाए, रोज बताया जाए और इस दुनिया के सुपर पावर का सदर बताए कि भाई साहब आपके साथ जहाज पाकिस्तान ने मार गिरा, छोटा सा मुल्क है 25 करोड़ का, आपके यूपी प्रोविंस के बराबर की इसकी आबादी है पाकिस्तान की, वहां पे उत्तर प्रदेश की इतनी आबादी है जितनी पूरे पाकिस्तान की है, एक स्टेट आपकी जो है वो 25 करोड़ की है, एक मुल्क है, उन्होंने आपके साथ जहाज गिरा लिया, वो रोजाना याद दिलाते हैं। अब ये वो एक एम्बेरसमेंट है जो आपके तल्लुकात कभी भी, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब के होते हुए तल्लुकात उस नेचर के दोबारा बहाल न बने। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान की बात है, हुसैन हक्कानी साहब का गिला बनता है, मैंने हमेशा इस बात को उनको सपोर्ट किया, अभी फिर करूंगा। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ किया हुआ है वो बड़ी ज्यादती की हुई है। जो उन्होंने मेमो गेट वाले इशू पे काले कोट पहन के, आपको याद होगा वहां पे पीपल्स पार्टी के दौर में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब से, इफ्तिखार चौधरी साहब से, कमीशन के पास के हुसैन हक्कानी, प्रेसिडेंट जरदारी, वजीर आजम गिलानी और इनके खिलाफ गद्दारी के कमीशन बनवाना शुरू हो गए थे जनाब। और इनके पीछे कौन थे उस वक्त, इनसे करवाने वाले कौन थे उस वक्त? जनरल पाशा और ये थे जनरल क्यानी साहब थे। सो उस वक्त ये दोनों जो हैं, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, हुसैन हक्कानी साहब को वो तो वहां पे उन्होंने गद्दारी के उन पे पर्चे करवा दिए थे, उनका वहां बुलवा के उनसे इस्तीफे मतलब मजबूर किया गया था उनको इस्तीफा, उनको डिटेन करने की बात है, बहुत बड़ा इशू बना था उस वक्त। उनको एम्बेसडरशिप छोड़नी पड़ गई थी, उनके खिलाफ पूरी इन्होंने कंपेन की हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने भी की हुई है, नवाज शरीफ साहब ने भी की हुई है। और वही जनरल शुजा पाशा और उनके कहने पे कर रहे थे, बाजवा साहब सॉरी जनरल ये क्यानी के कहने पे। सो उनके ग्रीवेंसेस हैं और मैं समझता हूँ जेन्युइन है। मेमो गेट को जिस तरीके का यूज किया गया पीपल्स पार्टी के खिलाफ और हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ और दीगर के खिलाफ, दैट वाज अनफेयर। मैंने उस वक्त राना साहब को याद होगा, हमारे साथ प्रोड्यूसर हमने उस वक्त भी बातें की हैं, खुलकर बातें की हैं कि यार कि इस तरह नहीं होता। हुसैन हक्कानी साहब ने, मैं समझता हूँ, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया उन्होंने उसमें, कि जो उन्होंने चीजें वहां पे बताई थी, जिस तरह की उन्होंने वहां पे सफारतकारी की थी, उसमें बहुत सारे लोगों को ठीक एतराज हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए ना पाकिस्तान के मफाद के लिए, जो कि सैडली नहीं हो सका। उनके टैक्स भी थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, इससे पहले थे, कांग्रेस में थे, सेनेटर्स में थे। तो ये जो वो ट्वीट कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा गुस्सा है, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा उनका एक एंगर है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। आप और मेरे साथ भी कोई इस तरह करेगा, हम भी यही कहेंगे। इतना फेयर, इतना ऑब्जेक्टिव भी कोई नहीं होता जितना हम डिमांड किया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस वक्त प्रैक्टिकल डिमांड है कि आपको ट्रंप साहब को खुश करना है, आपने मोदी साहब वाली लाइन नहीं लेनी। पूरा यूरोप इस वक्त जाके यूक्रेन वार पे पूरा का पूरा यूरोप बैठा हुआ था, आपने देखा होगा वहां पे लाइन लगा के, ये व्हाइट हाउस में यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रांस के थे, इटली के थे, जर्मनी के थे, बाकी लोग थे। आप उनसे बड़ी चीजें हैं, वो बैठे लाइन में बैठे हुए थे, वहां पे वेट कर रहे थे ट्रंप साहब किस वक्त फोन कॉल पे फारिग होते हैं। तो पूरी दुनिया को इस वक्त मैनेज करते हैं, दे आर द सुपर पावर। अगर वो एक तारीफ से खुश हो जाते हैं और जो भी पॉलिसी है वो सबके सामने है, कोई ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे कोई और बात है और सामने से जो है कोई और बात है, जैसे इंडिया कर रहा है, फोन कॉल्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन सामने जो है उसका एतराफ नहीं किया जा रहा। तो एटलीस्ट जो है वो सबके सामने है कि जो भी पॉलिसी इस वक्त नजर आ रही है फ्लैटरी की। अब आज के लिए इतना ही नाजरीन, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।